आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। कतर पर इजरायली हमले को आज दूसरा दिन है। इजराइल के अलावा तकरीबन तमाम दुनिया ने इस हमले की मजम्मत की है और अब मुस्लिम ममालिक के सरबराहान मुमलिकत कतर से इजहार यकजहती और अगला लाहे अमल तय करने के लिए दोहा पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने कतर का दौरा किया और आज दोपहर वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर दोहा पहुंचे कि जहां कतर के नायब वजीर आजम और वजीर मुमलिकत बराए दिफा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन अल सानी ने उनका इस्तकबाल किया। वफ्द में वजीर आजम के साथ वजीर खारजा और वजीर दिफा भी शामिल हैं। वजीर आजम ने कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात में दोहा पर बिला जवाज इजरायली जारियत को बैनुल अक़वामी कवानीन के सरहन मुनाफी करार देते हुए कतरी अमीर और कतरी अवाम से यकजहती का इजहार किया है और कहा है कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा है और दोनों ममालिक के तारीखी बरादराना ताल्लुकात हमेशा मजबूत रहेंगे। जबकि वजीर आजम ने जोर दिया कि इजरायली जारियत को फौरी तौर पर रोका जाए और उम्मत मुसलमा को इसके मुकाबले में इत्तेहाद का मुजाहिरा करना होगा। नाजरीन, आज ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी होना है कि जो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज बुलाया गया था मगर दोहा की दरख्वास्त पर आज तक मौखर कर दिया गया था। जबकि आज ही सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी कतर से यकजहती के लिए दोहा पहुंचेंगे। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के साथ अपने मुल्क की यकजहती और फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हमायत पर जोर दिया है और कहा है कि सऊदी अरब खित्ते में काबिज इजरायली हुकूमत की जारियत को मुस्तरद करता है, इसकी मजम्मत करता है, बिलखसूस कतर पर किए गए बुज़दिलाना हमले की। सऊदी अरब ब्रादर मुल्क कतर के साथ मुकम्मल तौर पर शाना बशाना खड़ा है और जो भी इक़दामात कतर करेगा सऊदी अरब उनकी गैर मशरूत यानी कि अनकंडीशनल हमायत करेगा। जबकि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा के निहत्ते अवाम पर जारी मजालिम को इंसानियत के खिलाफ जराइम करार देते हुए दो टोक अल्फाज में कहा है कि गजा की सरजमीन फ़लस्तीन है, इस पर फ़लस्तीनी अवाम का हक कायम है जिसे कोई जारियत छीन नहीं सकती, ना ही किसी धमकी से ख़त्म किया जा सकता है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कतर पर हमले को दुरुस्त करार देते हुए बतौर जवाज़ 11 सितंबर का हवाला दे दिया और ये कहा कि कल 11 सितंबर है, हमें 11 सितंबर याद है, हम 7 अक्टूबर को भी याद रखते हैं। 11 सितंबर के बाद अमेरिका ने अहद किया कि वह दहशतगर्दों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर सजा देगा और फिर अमेरिका ने ऐसा ही किया। अलकायदा का ताक़ुब करते हुए उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में हलाक किया। साथ ही नेतन्याहू ने कतर समेत दीगर ममालिक को धमकी देते हुए कहा है कि वो शिद्दत पसंदों को पनाह ना दें वगरना इजराइल बैरून मुल्क में ऐसे हमले जारी रखेगा। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की धमकी और दोहा हमले का अलकायदा के ताक़ुब से मुआजना करने पर कतरी वज़ारत खारजा ने भी जवाब दे दिया है। बकौल कतरी वज़ारत खारजा इजरायली वज़ीर आज़म का बयान ना सिर्फ इजराइल के बुज़दिलाना हमले का जवाब पेश करने की कोशिश है बल्कि मुस्तकबिल में भी रियासती खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जियों को जवाब फराहम करने की शर्मनाक कोशिश है। बयान में मजीद कहा गया है कि नेतन्याहू इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि हमास के दफ्तर की मेजबानी कतर की सालिसी की कोशिशों के फ्रेमवर्क के तहत है जिसकी अमेरिका और इजराइल ने दरख्वास्त की थी। कतरी वजारत खारजा ने नेतन्याहू को बावर करवाते हुए कहा है कि ये इल्जाम कि कतर ने हमास के वफ्द को खुफिया तौर पर पनाह दी एक ऐसे जुर्म को जवाब फराहम करने की मायूस कुन कोशिश है कि जिसकी पूरी दुनिया ने मजम्मत की है। जबकि CNN से गुफ्तगू करते हुए कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि हम नेतन्याहू जैसे शख्स की ऐसी धमकी कबूल नहीं करते। हम देखेंगे और फैसला करेंगे कि कौन सा कदम उठाना है। अगर नेतन्याहू समझता है कि उसे कभी जवाबदेह नहीं होना और यूं ही धमकियां देता रहेगा तो यह गलत है। जबकि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के इल्जामात और धमकियों का जवाब देते हुए कतरी वजीर आजम का कहना है कि दूसरों को इंसाफ के कटहरे में लाने की बात करने वाले को खुद इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए, वही इंसानों की जान के दर पे है। शेख अल सानी ने गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतल्लिक खबरदार करते हुए कहा है कि दोहा में हमास को निशाना बनाने वाले इजराइल के एक गैर मामूली हमले ने गजा के यरगमालियों की रिहाई के लिए उम्मीद को खत्म कर दिया है और अब दोहा मुस्तकबिल के जंगबंदी मुज़ाकरात में अपनी शमूलियत पर हर चीज का अस्सिर नौ जायजा ले रहा है।
कतरी वजीर आजम की तरफ से मुज़ाकराती अमल पर 80 जायजे और कतर पर मुस्तकबिल में किसी मुमकिन हमले से मुतल्लिक आज अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने यह लिखा है कि सदर ट्रंप ने इजरायली वजीर आजम से मुतालबा किया कि वो कतर पर मुस्तकबिल में हमला न करने की यकीन दहानी करवाएं। दो ज़राए का हवाला देते हुए वेबसाइट ने यह लिखा है कि इस मुतालबे की वजह कतर पर हमले से कबल सदर ट्रंप या किसी आला अमरीकी ओहदेदार से मशवरा ना करना है। इस हमले ने इजराइल की आलमी हैसियत को नुकसान पहुंचाने के अलावा अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाया और यही वजह थी कि सदर ट्रंप ने कतर पर इजरायली हमले के बाद नेतन्याहू को 2 बार फोन किया। पहली फोन कॉल के दौरान सदर ट्रंप ने इजरायली फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए नेतन्याहू से पूछा कि तवील मुद्दत में इस हमले से क्या हासिल होगा। दो ज़राए के मुताबिक इस फोन कॉल पर सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से मुतालबा किया कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दोनों फोन कॉल्स की तफसीलात बताते हुए लिखा है कि सदर ट्रंप पहली फोन कॉल में इजरायली वजीर आजम पर गुस्से का इजहार करते रहे। सदर ट्रंप बार बार शिकवा करते रहे कि उन्हें कतर के अंदर हमला करने से कबल अंधेरे में क्यों रखा गया। दूसरी फोन कॉल में सदर ट्रंप ने हमास को होने वाले नुकसान से मुतल्लिक नेतन्याहू से पूछा तो नेतन्याहू ने जवाब दिया उसे नहीं मालूम हमास को कितना नुकसान हुआ है। इस पर सदर ट्रंप एक बार फिर गुस्से में आ गए। एक्सियोस ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू से बात करने के बाद सदर ट्रंप ने अमीर कतर को फोन किया। दोनों रहनुमा गुस्से में थे। कतरी वजीर आजम ने अमरीकी हुकाम को यह कहा कि जो कुछ हुआ है वो इसे इजराइल और अमरीका की तरफ से धोखा समझते हैं। कतरी वजीर आजम ने व्हाइट हाउस के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ को भी कहा कि 6 माह के अंदर पहले ईरान और फिर इजराइल ने कतर पर हमला किया है। इन हमलों के बाद कतर अमेरिका के साथ अपनी सिक्योरिटी शराकतदारी का 80 जायजा लेगा और शायद कुछ दूसरे शराकतदारों को तलाश करेगा जो जरूरत पड़ने पर कतर की सलामती को यकीनी बनाए। और आपको बताते चले इसी हवाले से कतर अकेला नहीं है, दीगर अरब दुनिया और ममालिक भी इस हवाले से 80 जायजा ले रहे हैं। CNN की हेडलाइन और शह सुर्खी आपको बताते चले, अ प्रेसिडेंशियल जेट एंड अ मैसिव US airbase didn't shield Qatar from Israel's attack. America's Arab allies are taking note. यानी कि एक प्रेसिडेंशियल तैयारा जो तोहफतन दिया गया था कतर की तरफ से अमेरिका को, सदर ट्रंप को, और एक US की तरफ से की मैसिव एयरबेस जो कतर में मौजूद है, इन सब के बावजूद भी कतर को कोई तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं किया गया अमेरिका की जानिब से। तमाम तर दीगर अमेरिका के अरब एलाइज और इत्तेहादी जो हैं इस हवाले से जायजा ले रहे हैं। वेयर एग्जैक्टली डू दे स्टैंड? कतर ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात के 80 जायजे से मुतल्लिक खबरों को गलत करार दे दिया है नाजरीन, लेकिन चाहे कतर इस खबर की तरदीद करे भी इसकी अहमियत जरूर है, क्योंकि कतर पर इजरायली हमले के बाद अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है और यकीनन इस इजलास में अमेरिका के अरब ममालिक को सिक्योरिटी गारंटी ज़ेरे बहस जरूर आएगी। हर गुजरते लम्हे इजरायली हमले और इस हमले के मकासद से मुतल्लिक तफसीलात सामने आ रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कतर पर इजरायली हमला बुनियादी तौर पर यरगमालियों की अदम रिहाई और गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर मायूसी और सवालात से तवज्जो हटाने के लिए कोशिश है कि जिसका सामना नेतन्याहू कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेतन्याहू की तरजीहात में अब हॉस्टेजेस की रिहाई नहीं बल्कि हमास के खात्मे और गजा में मुस्तकिल एक कंट्रोल गवर्नेंस मॉडल है। साबिक इजरायली आला अस्करी ओहदेदारों के मुताबिक नेतन्याहू को मालूम है कि हमास यरगमालियों की रिहाई के लिए सिर्फ एक सूरत में आमादा होगा कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की जाए और ये नेतन्याहू के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। यही वजह है कि कतर जैसे मुल्क पर इजराइल ने हमला किया है कि जो यरगमालियों की वापसी और जंगबंदी में अहम तरीन किरदार अदा कर रहा था। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है नाजरीन कि कतर पर हमला वाज़े करता है कि इजराइल हमास को अपने लिए खतरा समझता है और इसके खात्मे के लिए वो कतर जैसे सालिस मुल्क पर भी हमला कर सकता है। हालांकि कतर हमास को जंगबंदी के लिए आमादा करने में अहम किरदार भी अदा कर रहा था। हमास के नुकसान से मुतल्लिक रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि 2 साल गुजरने के बावजूद हमास इजराइल का मुकाबला कर रहा है। माजी में मुतअद्दिद रहनुमाओं की हलाकतों के बावजूद हमास अभी तक हथियार नहीं डाल रही। वॉशिंगटन पोस्ट ने गुज़िश्ता 2 सालों में इजरायली हमलों को दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी मिलिट्री कैंपेन करार देते हुए यह भी लिखा है कि हमास की गजा में हुकूमत का खात्मा हो चुका है। 75% से जायद गजा पर इजराइल का कब्जा है। गजा में हमास की पुलिस का नामो निशान खत्म हो गया है। ईरान समेत दीगर हमास इत्तेहादियों को भी बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है, मगर इसके बावजूद हमास के पास अब भी हजारों फाइटर्स मौजूद हैं कि जिनमें बड़ी तादाद ऐसी फाइटर्स की है कि जिन्होंने गुज़िश्ता 2 सालों में हमास में शमूलियत इख्तियार की है। ऐसे में गजा पर इजरायली कब्जे का ख्वाब एक ना खत्म होने वाली जंग तो हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
वॉशिंगटन पोस्ट ने गजा पर कब्जे के नेतन्याहू के ख्वाब पर भी लिखा है और कहा है कि बेशक हमास का इस वक्त गजा के सिर्फ 25% पर कंट्रोल है, कि जहां ज्यादातर आबादी है, और जब तक गजा के लोग नहीं चाहेंगे तब तक कोई और ग्रुप गजा पर हुक्मरानी नहीं कर सकता। हालांकि हमास पहले ही इक्तदार किसी और को मुंतकिल करने पर रजामंद है, मगर हथियार डाले बगैर, और हमास का इक्तदार उस वक्त तक जारी रहेगा कि जब तक इजराइल का कब्जा बरकरार रहेगा। इसी वाले से बात करते हैं। हमारे साथ माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, सीनियर डायरेक्टर न्यूज़ लाइन इंस्टीट्यूट और प्रोफेसर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी कामरान बुखारी मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि अभी जो अहम तरीन अरब ममालिक की बैठक दोहा में हो रही है, इसकी अहमियत आप क्या समझते हैं? और अरब ममालिक इतवार को हंगामी इजलास में भी शिरकत करेंगे। यकीनन मौजू अमरीकी जो सिक्योरिटी का ढांचा है, या अमरीकी एयर बेसिस भी होंगी, अमरीकी सिक्योरिटी गारंटी भी होगी, लेकिन क्या इस इजलास में फलस्तीन मसला और इजराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी गौर फिक्र होगा? जी, आप सही कह रही हैं महर, इट डज अपीयर लॉस्ट। उसकी वजह यह है कि देखें, इब्राहिम अकॉर्ड अमेरिका का फ्रेमवर्क है। अमेरिका बेसिकली एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करना चाह रहा है, क्योंकि उसकी जो नई स्ट्रेटजी है दुनिया के लिए वो ये है कि अमेरिका हैवी लिफ्टिंग ना करे और हर खित्ते के अंदर एलाइड एंड पार्टनर नेशंस और दीगर और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो लीड लें उस खित्ते की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए। लेकिन अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से रिमूव नहीं करेगा, लेकिन इज नॉट गोइंग टू बी प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट। तो वो उस के लिए इब्राहिम अकॉर्ड एक फ्रेमवर्क था जो 2020 में शुरू किया गया था। अब मसला ये है कि उसके अंदर जो इम्पेरेटिव्स हैं, इसराइल के इम्पेरेटिव्स और फिर अरब ममालिक के इम्पेरेटिव्स, और उसमें तुर्की को भी शामिल कर लें, वो आपस में कोलाइड करते हैं। और अभी तक जो है कई दिहाइयों से, यानी यूँ समझिए जब से इजिप्ट ने पीस ट्रीटी की थी इसराइल के साथ, उससे लेके तो ये समझिए कि ये जो कतर पे हमला हुआ है, वी कैन स्ट्रेच इट दैट फार, कि इस दौरान जो है अरब ममालिक नहीं हॉस्टाइल रिलेशंस चाहते थे इसराइल के साथ। सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स थे जो एक हॉस्टिलिटी दिखाते थे, चाहे वो पीएलओ था या बाद में इस्लामिस्ट ग्रुप्स आए और फिर उनकी पुष्पनाई ईरान ने की, लेकिन अरब ममालिक नहीं चाहते थे। लेकिन इस हमले के बाद ये सवाल उठता है कि भाई अमेरिका अगर हमारा सिक्योरिटी गारंटर है और फिर अगर अमेरिका ग्लोबल रिट्रेंचमेंट कर रहा है तो फिर उसमें हमारी क्या पोजीशन है। और मैं समझता हूँ, और आज मेरा एक मजमून भी आया है इसी मौजू के ऊपर, जिसमें मैंने ये आर्ग्यू किया है कि अब तुर्की और सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन वगैरह, और इसमें हम पाकिस्तान को भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि उनके गहरे रवाबित हैं, तो दे आर लुकिंग एट अ न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के जहाँ पे मतलब एक ऐसे माहौल में कि जहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका हमेशा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता रहेगा, तो हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। तो वो जो स्टेट हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इसराइल है और इसराइल की हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अरब स्टेट्स और दीगर खित्ते के और ममालिक, आई थिंक वो we're going back to that era. This is just sort of my preliminary assessment. No, and going back very fast indeed. बुखारी साहब, सऊदी वली अहद का जो बयान है कि सऊदी अरब अनकंडीशनली कतर के साथ खड़ा है और हर इकदाम कि जो कतर उठाता है वो इसकी हमायत करेगा, ये बयान कितना मायने खेज है आपकी नज़र में? और इससे सऊदी अरब की इजराइल की जानिब पॉलिसी किस हद तक वाज़े होती है? अमरीकी अखबार के मुताबिक हम अभी बात कर रहे थे कि कतर ने हमलों के बाद अमरीका के साथ ताल्लुकात के असर नौ जायजे का भी अंदिया दिया है। क्या कतर ऐसा कर सकता है बुखारी साहब? क्योंकि अरब ममालिक की सिक्योरिटी गारंटी तो बाहर, एज यू सेड, अमरीका ही लेता है। सबसे बड़ा एयरबेस भी कतर में है, लेकिन अमरीका को भी फिर भी अंडरमाइन कर दिया गया इजराइल की जानिब से। जी, और मैं समझता हूँ कि इस वजह से अमेरिका बिलखसूस इस इंतज़ामिया के और इसराइल के ताल्लुकात में भी जो है वो कशीदगी आई है, क्योंकि अमेरिका का इसराइल के साथ ये था कि भाई आप हमारे साथ मुशावरत करके चलेंगे और सिर्फ हमें इत्तला नहीं देंगे, यानी हम प्लानिंग का भी हिस्सा होंगे। अगर आपने इस ईरान पे हमला करना है, ये करना है, तो ये क्योंकि हम पूरे खित्ते की जियो स्ट्रेटजी को मैनेज कर रहे हैं, आप अपने सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट को कर रहे हैं, तो आपको अपने जो मफादात हैं उनको हमारे ब्रॉडर मफादात में जुम करना है। तो ये चल रहा था। लेकिन अब ये जो कतर पे हमला है, एंड आई बिलीव कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बताया गया, दिस इज अ न्यू थिंग। आई मीन दिस इज जस्ट कंप्लीटली जो है जब ईरान में हुआ था अनप्रेसिडेंटेड, और इसने एक अमेरिका को जो है बड़ी मुश्किल पोजीशन में डाल दिया कि हम सिक्योरिटी गारंटर्स हैं, जैसे आप एलाय हो उसी तरीके से कतर भी एलाय है, सऊदी भी एलाय है, तुर्की भी एलाय है। और अगर आपको याद हो
तो जब बेंजामिन नेतन्याहू आए थे व्हाइट हाउस कुछ महीने पहले और वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुझे पता है कि जो है ना तुम्हारे और तुर्की के शाम को लेकर तो बहुत गहरे इख्तलाफात हैं और वो मैं इख्तलाफात जो है दूर कर सकता हूँ, मीडिएट कर सकता हूँ, लेकिन यू हैव टू बी रीजनेबल। और ये जो मफरूजा था, ये जो फ्रेज था यू हैव टू बी रीजनेबल, ये उन्होंने 3 दफा दोहराया। सो आई थिंक कि जो है ये हमें सिर्फ इसको अरब ममालिक के और अमेरिका के ताल्लुकात और टर्की अमेरिका के ताल्लुकात के जाविये से नहीं देखना, इसको हमें ये भी देखना है कि आगे चल के इसराइल के और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे, क्योंकि आई थिंक जो केओस है ना खित्ते के अंदर और मजमूई तौर पे दुनिया के अंदर, आई थिंक इसराइल ने उसका बेसिकली उसको एक्सप्लॉइट किया है एंड सो यही कैलकुलेट किया कि हम जो है ना हम ये कर गुजरेंगे लेकिन हमें इसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि आज सितंबर 11 की एनिवर्सरी है, तो आज एक वीडियो आई है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की, जस्टिफाइंग द सेम, एब्सोल्युटली, कि मुमासलत कर रहे हैं कि अक्टूबर 7 के बाद आपने क्या किया था तो हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपने टेररिस्ट का पीछा जो है ना कद्दार हैं। और मुज़ाकरात दोनों ममालिक के अवाम के लिए नए तजारती मौके और बेहतर मुस्तकबिल की राह हमवार करेंगे। 4 माह पहले मार्काए हक बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की तारीखी फतह और ट्रंप का जंग रुकवाने का क्रेडिट लेने पर भारत सरकार के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई थी। भारत जंग रुकवाने में अमरीकी सदर के किरदार की मुसलसल तरदीद कर रहा था और इसी शदोमत से सदर ट्रंप हर प्लेटफॉर्म पर जंग खत्म करवाने का क्रेडिट ले रहे थे। इन 4 माह में अमरीकी सदर ने 30 से जायद बार 7 भारतीय तैयारों के मार गिराए जाने की तस्दीक की, जिसकी वजह से मोदी को मुल्क भर में मायूस होना पड़ा, अपोजिशन जमातों से शदीद मुज़ामत का सामना करना पड़ा, अवाम में रुस्वा होना पड़ा। और रही सही कसर 18 जून को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात ने पूरी कर दी। 30 जुलाई को अमरीकी सदर ने भारत पर 25% टैरिफ स्लैप ऑन कर दिया कि जिसमें बाद इजाफा करते हुए इसे 50% कर दिया गया। और फिर 12 दिन पहले ही सदर ट्रंप ने भारत का दौरा भी मंसूख कर दिया। सदर ट्रंप के सख्त रवैये पर मोदी सरकार 7 साल बाद चीन के दरवाजे पर जा पहुंची। चीनी सदर और रूसी सदर से मुलाकातें की गईं और इन तीनों रहनुमाओं की तस्वीर पोस्ट करते हुए अमरीकी सदर ने फिर लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने इंडिया और रूस को खो दिया है, वो चीन के हो गए हैं। खुदा करे कि उनका एक दूसरे के साथ मुस्तकबिल खुशहाल और तवील हो। और इस पोस्ट के फकत चंद घंटों बाद जब सहाफियों ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया कि तो उनका मौकफ 180 डिग्री का उसमें बदलाव दिखाई दिया। ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमने इंडिया को खो दिया है। और अब 5 दिन बाद भारत से दोबारा तजारती मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है और मोदी को दोस्त करार दे रहे हैं। सदर ट्रंप एक जानिब भारत पर 50% टैरिफ आयद कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें दोस्त भी कह रहे हैं। सदर ट्रंप के इस अनप्रिडिक्टेबल रवैये ने नरेंद्र मोदी को चकरा कर रख दिया है। मोदी सरकार को अब समझ नहीं आ रहा कि अमरीकी सदर के साथ कैसे डील किया जाए। सदर ट्रंप की इंतजामिया भी भारत के खिलाफ जारहाना रवैया अपनाए हुए है। डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई काबिल एतमाद मुशीर पीटर नवारो ने भी एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि भारत की ज्यादा टैरिफ की शरह अमरीकी मुलाजमतों को मुतासर करती है। इंडिया सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए रूस से तेल खरीदता है और यह पैसा रूस की जंगी मशीन में जाता है। इंडिया सच्चाई को नहीं मानता और सिर्फ कहानी घुमाता है। अमरीका के वजीर तजारत हावर्ड लुटने का भी यह कहना है नाजरीन कि भारत को अमरीका और रूस में से किसी एक का इंतखाब करना होगा और अगर वो रूसी तेल की दरामद बंद नहीं करता, डॉलर की हमायत नहीं करता, तो उसे 50% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी वजीर तजारत ने यह भी कहा है कि इंडिया जल्द ही माफी मांगेगा और सदर ट्रंप के साथ मुज़ाकरात की मेज पर आएगा। अमरीकी इंतजामिया के इन शदीद तरीन रद्द अमल के बावजूद मगर मोदी सरकार इस बात पर खुश है कि टैरिफ के 50% होते और साथ ही इस पूरी सूरत हाल के अंदर टैरिफ के 50 जूते और 100 प्याज खाने के बाद अब दोस्ती पक्की हो चुकी है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को इस पर भी कड़ी तंकीद का सामना है। मोदी से अपने ही अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी ने सदर ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ लगाने पर शुक्रिया अदा कैसे किया। किस बात पर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। भारतीय अवाम मोदी से पूछ रही हैं कि ट्रंप की जानिब से 30 बार से जायद भारत की सालमियत की तजलील की गई, लेकिन मोदी जी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, बस अपनी तारीफ सुनकर बावले से हो गए। नाज़रीन, भारतीय कांग्रेस के रहनुमा भी सवाल उठा रहे हैं और श्रीनाथ साहिबा का तो ये कहना है पोस्ट करते हुए कि जब वजीर आजम मोदी ट्रंप की तरफ से किसी मुस्बत ट्वीट पर एक छोटे बच्चे की तरह पुरजोश होकर
ट्वीट कर देते हैं वापस, तो ट्रंप की धमकी और बेइज्जती पर मुकम्मल खामोशी भी इख्तियार कर लेते हैं, तो वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरी कौम की भी तौहीन करते हैं। मोदी के अंदर ज़रा सी भी शर्म नहीं, उनके पास कोई असूल, कोई नज़रिया ही नहीं। वो बार बार अपना मौक़िफ़ अपने आका के सामने बदलते रहते हैं। कैच 22 की सिचुएशन है। एक तरफ ट्रंप के ऊपर भी खुली तनकीद है, मजाक उड़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ मोदी को भी कोई रिलीफ नहीं दी जा रही। नरेंद्र मोदी शदीद तनकीद का सामना है। एक तरफ दोस्ती का रख रखाव है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 50% टैरिफ का वो बोझ कि जिसने इंडियन मीशत का बेड़ा गर्क कर देना है, उसको भी उन्होंने बैलेंस करना है। डोनाल्ड ट्रंप के गैर मुतवक्किल और अनप्रेडिक्टेबल रवैये से भी न्यू दिल्ली बुखलाहट का शिकार है कि ट्रंप की दोस्ती का क्या एतबार कि अगले 24 घंटों में कोई और यू टर्न ना ले ले। वैसे भी सदर ट्रंप की ट्वीट के बाद भारत और अमेरिका के दरमियान एक मुबहम सी उम्मीद की किरण पैदा हुई है, लेकिन दो तरफा ताल्लुकात अभी भी शदीद तनाव में हैं। मोदी के लिए ये मुश्किल है कि वो रूस को छोड़कर अमेरिका को गले लगाए या फिर रूस से तेल खरीदना बंद करके रूस से हाथ धो बैठे। और मोदी ट्रंप के दोबारा करीब आने से चीन और भारत से एक बार फिर दूरियां जो हैं वो भी मजीद गहरी हो जाएंगी। जबकि बॉर्डर के इस पार आइए नाजरीन, तो हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब कल से चीन के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। 10 रोज़ा इस दौरे में सदर पाकिस्तान चेंगडू, शंघाई और विगार खुद मुख्तार इलाके का भी दौरा करेंगे। वहाँ की सूबाई क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। और दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर पाकिस्तान मुज़ाकरात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, बिलखसूस तजारत, इक्तसादी ताउन, सीपैक और मुस्तकबिल के रवाबित के मंसूबों पर बातचीत करेंगे। रवां साल सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का चीन का ये दूसरा दौरा होगा और इस दौरे की अहमियत का अंदाजा इस चीज से भी लगाया जा सकता है कि IMF रवां माह सदर पाकिस्तान के दौरे चीन के फौरी बाद पाकिस्तान अपना वफ्द भेजेगा कि जिसमें यकीनन सैलाब में होने वाले नुकसानात के बाद मुल्की मुईशत को दरपेश चैलेंजेस और मुआशी कारकर्दगी पर बातचीत होगी। हमारे साथ इसी वाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदा खसूसी मौजूद हैं, मुदस्सिर अली राना साहब। मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि आपके पास क्या खबर है, क्या सदर पाकिस्तान CPEC 2 पर बात करेंगे? क्योंकि बहरहाल उनका हमेशा से दावा रहा है कि CPEC 1 भी उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। क्या खबर है? थैंक यू मेहर। देखें, जो सदर पाकिस्तान का दौरा चीन है ये 3 पॉइंट से इंतहाई अहमियत का हामिल है। पहले नंबर पे तो इस वक्त जो इलाकाई सूरत हाल है और चीन और हालिया जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई है शंघाई ताउन तंजीम की, उसमें आपने देखा है कि पाकिस्तान ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और अब पाकिस्तान पे तमाम जो बैनुल अक़वामी बिरादरी है उसकी नजर है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त डिसीजन मेकिंग की साइड पर आ रहा है। इससे कबल पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से US के साथ ट्रेड डील को फाइनल किया है और उसके साथ अब पाकिस्तान की बिग अचीवमेंट ये है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ जो CPEC फेज 2 है उसको स्टार्ट किया है। CPEC फेज 1 भी आसिफ अली जरदारी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनका माइंड था, और अब जो CPEC फेज 2 है जिसमें बिजनेस टू बिजनेस डील होने जा रही है, बिजनेस टू बिजनेस डील में जो हो रही है वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेक्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है माइनिंग में और इसके साथ साथ जो दीगर इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं जिसमें IT है, एग्रीकल्चर है, इसमें चीन की इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, और तीसरा पॉइंट इस मुलाकात का ये है कि इस वक्त पाकिस्तान ने चाइनीज जो IPPs हैं उनके लिए जो पेमेंट अदायगी करनी है उसमें पाकिस्तान को रिलीफ चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, सख्त सूरत हाल है। और मुदस्सिर, मुझे ये भी बताइएगा कि IMF वफ्द भी 25 सितंबर को दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए पाकिस्तान आएगा। तो जिस तरह आपने मेंशन किया, सैलाब के पेश नज़र यकीनन पंजाब और सिंध में एक तबाही मची है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी होगा। इस वक्त भी शॉर्टफॉल जो है वो 45 अरब से जायद का है। सो IMF जायजे के लिए जो हमने टारगेट्स रखे गए थे, क्या उनमें से कितने हासिल हुए हैं? मुख्तसरन फरमाइएगा। और अब क्या बात होगी? जो टारगेट रखे गए थे, 2 तरह के टारगेट्स थे। एक तो हैं जो रवां माली साल जुलाई से सितंबर तक अचीव करने हैं और एक गुज़श्ता माली साल तक जो अचीव किए गए हैं। बात कर लेते हैं कि जो इस वक्त इकोनॉमी को चैलेंजेस दरपेश हैं, क्योंकि जो टारगेट अचीव होने थे उसमें ज़र मुबादला ज़खायर, प्राइमरी बैलेंस और जो दीगर टारगेट्स थे वो बेंचमार्क अचीव हैं। लेकिन जो पाकिस्तान चैलेंजेस फेस कर रहा है सैलाब की वजह से, आपको पता है कि सियालकोट से लेके बहावलपुर तक के जितने RTOs हैं, रीजनल टैक्स ऑफिस, उसकी टैक्स कलेक्शन कम हो गई है। और जो ज़राए FDR हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है
کہ ابھی تک ایف بی آر کو تقریباً 45 سے 50 ارب روپے کا ریونیو شارٹ فال آ چکا ہے، اور اب جو سپٹمبر میں بڑا ٹارگٹ رکھا گیا ہے آلموسٹ 1385 ارب روپے کا، یہ اچیو نہیں ہو سکے گا۔ 1385 ارب روپے کا جی، تو آئی ایم ایف جو آ رہا ہے 25 سپٹمبر سے 8 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا، جس میں دوسرے اقتصادی جائزہ کے تحت پاکستان کو 1 ارب اور 10 کروڑ ڈالر کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی قرض پروگرام کے تحت تیسری قسط موصول ہوگی۔ اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایف بی آر کو جو بینچ مارک سیٹ کیا گیا ہے ریونیو کلیکشن کا اور سوورن ویلتھ فنڈ کا، جو کہ فائنانس منسٹری سے ڈائریکٹ لنک ہے، ان دو بینچ مارکس پہ وزارت خزانہ اور ایف بی آر بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ٹف نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں۔ جب فائنانس منسٹر سے میری گزشتہ ہفتے کے دوران بات ہوئی اور فائنانس منسٹری کے جو آفیشلز ہیں تو وہ ریلیکٹنٹ ہیں ابھی اس بات کو لے کر کہ جو ایف بی آر کے ٹارگیٹس ہیں وہ کیسے اچیو کیے جا سکیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف کی یہ فرسٹ کنڈیشن ہے کہ اگر پاکستان نے اپنا ایکسپینڈیچر بڑھانا ہے تو ساتھ میں ریونیو بڑھانا ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں بالکل 3080 ارب روپے سے زائد کا جولائی سے لے کر سپٹمبر تک ٹارگٹ اچیو کرنا تھا، اس کے لیے 21% جی ڈی پی 21% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھانا تھا، لیکن ٹل دس ٹائم میں بات کر رہا ہوں کہ 15% وہ گروتھ ہے۔ تو یہاں پہ آ کے ایف بی آر کی جو پرفارمنس ہے وہ پور سائڈ پہ ہے، وہ ویک سائڈ پہ ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایف بی آر کی جو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن ہوگی وہ بڑی سخت ہوں گی اس دفعہ۔ بہت بہت شکریہ مدثر، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، رواں مالی سال ابھی تک تجارتی خسارے میں بھی 29% اضافہ ہوا ہے۔ حکومت کی اسٹریٹجی جو ہے اب از سے رنو اس کا جائزہ لینا پڑے گا۔ دیر انڈیڈ ویری چیلنجنگ ٹائمز اہیڈ۔ حکومت تو 60 ارب ڈالر تک برآمدات بڑھانے کا دعویٰ بھی کر رہی تھی، بٹ it's a different ball game with the floods now. A very short break, we're going to be right back. تحریک انصاف کا پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کی طرف بڑا قدم۔ قومی اسمبلی کی اہم کمیٹیوں کی سربراہی سے مستعفی ہونے کے بعد اب تحریک انصاف نے ایوان بالا کی کمیٹیوں سے بھی مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمارے ساتھ علی محمد صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ علی محمد صاحب، بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پی ٹی آئی قومی اسمبلی کے بعد اب سینٹ کی نشستوں سے بھی استعفے دے رہی ہے۔ اب قائمہ کمیٹیوں سے بتائیے گا کہ اگلے لاہ عمل آپ کا کیا ہے؟ پارلیمنٹ سے خود ساختہ بے دخلی ہی ہے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ جی۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ابھی آن کارڈز ہے۔ یہ جو ہم اسمبلی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس کو ہم نے چھوڑا ہے بطور احتجاج، لیکن ہم اتنے سادے بھی نہیں ہیں کہ وہ کام کر گزریں جو ان کے دل میں پنہاں ہے، کہ پہلے تو ہمیں اسمبلی میں آنے نہیں دیا اور ابھی ہماری لیڈرشپ کے پیچھے پڑے بہت سے لوگوں کو 10 سال کی سزائیں دلوا دی ہیں، ڈسکوالیفائی کروا دیا ہے۔ تو ہم فائٹ کریں گے اندر انشاءاللہ۔ تو علی صاحب کس طرح فائٹ کریں گے؟ پہلے آپ لوگوں نے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا، پھر اسمبلیوں سے استعفیٰ اسٹینڈنگ کمیٹی کا نیشنل اسمبلیز کا دیا، اب آپ لوگ سینٹ سے یہی کام کریں۔ کیا آپ لوگ خود گنجائش نہیں ختم کر رہے اپنے لیے؟ 8 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ، سر، یہ بڑی بڑی کمیٹیاں آپ کے پاس تھیں جس سے یو کوڈ ہیو میڈ اے ڈفرنس۔ دیکھیں، یہ ایک نقطہ نظر ضرور ہے اور میرے خیال میں بڑا پریویل بھی کرتا ہے پارٹی کے اندر کہ ہمیں اپنی سپیس نہیں چھوڑنی چاہیے، فائٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو فیصلہ ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کو چھوڑنے کا خان صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ بطور احتجاج جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا گیا ہے، جس طریقے سے ہماری لیڈرشپ کو سزائیں دلوائی گئی ہیں اور جو فسطائیت کی جا رہی ہے، اس کے خلاف ایک پولیٹیکل ایک پروٹیسٹ کا ایک طریقہ اپنایا گیا ہے۔ باقی میرا نہیں خیال کہ ہم چاہیں گے کہ حکومت کو ہم وہ سپیس دیں جو وہ چاہتے ہیں کہ اندر وہ چاہے 27ویں ترمیم کریں، چاہے وہ کچھ بھی کریں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو۔ ہاں، آپ کی بات میں وزن بہت ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بہت بڑا فورم ہے جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ ہیومن رائٹ کمیٹی، دونوں ہاؤس آف سینٹ جو فیڈریشن ہے، ہاؤس آف فیڈریشن اور نیشنل اسمبلی، یس، اس کا بڑا ایک اس کی ایک ویلیو ضرور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن بہرحال پارٹی کا فیصلہ ہے ایز اے پروٹیسٹ، اور پارٹی کی میں سمجھتا ہوں تمام لیڈرشپ۔ اور سر، یہ کتنا حتمی ہے علی صاحب؟ کیونکہ کھلا میدان آپ دے رہے ہیں نا حکومت کو، کیا پھر اس کو واپس لیں گے اور پھر خواجہ صاحب جیسے لوگ آپ کو کہیں گے تھوک کے چاٹ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس سے تو میں ڈس ایگری نہیں کر رہا کہ ایک بہت بڑا فورم ہے حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کا، خاص کر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا، لیکن بعض اوقات پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ کو پروٹیسٹ میں جانا ہوتا ہے، آپ کو احتجاج کرنا ہوتا ہے، آپ کو ریزگنیشن دینی ہوتی ہے،
खान साहब की अमानत है और मैं समझता हूँ कि ये जो लीडरशिप है इसने तमाम तर सोबतें बर्दाश्त करने के बाद एक बार फिर साबित किया है कि ये जो इस कौमी असम्बली और सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बैठी है, जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, वो अगर ओहदों के लिए और इन चीज़ों के लिए आए होते तो या तो बहुत पहले कहीं चले गए होते या 26वीं तरमीम में मराहत ले ली होती या किसी चीज़ में पीछे हटे होते। तो अल्लाह के करम से किसी चीज़ में नहीं पीछे हटे, अपने घर तोड़वा दिए, अपने बच्चे उठवा दिए, अपनी इज्जतें गंवा दी। सर अगर मैं सही कह रही हूँ तो मुझे फरमाई दीजिएगा, ये मशवरा दे कौन रहा है खान साहब को? देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप का तो आना मेरे ख्याल में तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। खान साहब से मुलाकात और क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतर तब होती है जब पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, देखिए हर आदमी की अपनी अहमियत है। वकील का काम पॉलिटिकल लीडर नहीं कर सकता। एग्जैक्टली फैमिली मेंबर जो सपोर्ट दे सकती है वो शायद पॉलिटिकल लीडर नहीं दे सकता या वकील नहीं दे सकता। फैमिली मेंबर की अपनी अहमियत है, वकील की अपनी अहमियत है। सर इधर ही रुक जाइए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि बैरिस्टर सलमान सफदर तो आज ही कह रहे थे कि वकला आखिर कब तक केसेस लड़ेंगे, आखिरी हल मुज़ाकरात ही तो हैं और सियासी लोगों को मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल करने। आपके वकील भी थक चुके हैं सर। अलीमा खान भी कह रही हैं कि बिल्कुल वाज़ेह है कि इधर तोशाखाना 2 में सजा दी जाएगी तो उधर अलकादर में जमानत हो जाएगी। हम सबको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। सो जरूरत तो आपकी है ना मुज़ाकरात की, आज उस हुकूमत की तो नहीं है जो अब ज़िमनी इंतखाबात के तहत अब दो तही अक्सरियत लेने जा रही है थैंक्स टू योर बॉयकॉट। मेरा आपको पता है, आपके साथ तो पिछले इतने सालों में प्रोग्राम किए हैं, खासकर इलेक्शन के बाद तो मेरा एक ही इस पे मौक़िफ़ बड़ा कंसिडरेट है, जिसपे मुझे पार्टी के अंदर से भी कुछ लोगों की तरफ से तनकीद का सामना हुआ। लोग खान साहब के जाके कान भरते हैं कि अली मोहम्मद मुज़ाकरात की बात करता है। मैं कोई डील की बात तो नहीं करता। मैं ये तो नहीं कहता कि अपना हम उसूल छोड़ के तो फिर हमने जेल क्यों काटी? खान साहब क्यों 2 साल से जेल में है? अली मोहम्मद ने क्यों जेल काटी? मेरी 85 साल माँ मेरे पीछे अडयाला इसलिए तो नहीं आई थी कि अली मोहम्मद और इमरान खान या हमारी जमात जो जाके डील कर ले। नो, इट्स नॉट अबाउट डील, इट्स अबाउट पॉलिटिकल वे आउट, पॉलिटिकल सोल्यूशन। वजह क्या है वो मैं बताता हूँ। इमरान खान साहब से जेल में ये बात मैंने की थी और जेन्युइन वर्कर किसी लीडर का वही है जो उसको सच्ची खुदा लगती खरी बात करे, जो उसको सही लगे, चाहे आप गलत भी हों, लेकिन अगर आपको सही लगे अपने लीडर से बात करें। तो मैंने आज से 9 महीने पहले जब 24 नवंबर नहीं हुआ था, मैंने ये बात की थी और आज वो बात साबित हो गई। खान साहब को मैंने कहा था कि इन अदालतों से मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। 26 यानी तरमीम के बाद अदालतों की जो हालत है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बसद एहतराम हमें यानी कि एक बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे। माजरत चाहती हूँ, तशनीगीर रह गई। मुज़ाकरात से जुड़ी आयरनी ये है कि 48 घंटे कबल करप्शन के खात्मे और सोशल मीडिया पर पाबंदी हटाने के मुतालबे के साथ नेपाल के इंतहाई पुरतशद्दुद जेन ज़ी के एहतजाज ने साले मुल्क को टेक ओवर कर लिया है। सरकारी गैर सरकारी इमारतें, वज़रा के निजी घर जलाकर राख करने के बाद एनआरकी इस कदर फैली कि 25 लोग जहाँ से हाथ चले गए और साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया जिंदा जला दी गई। फिर नेपाल की मुख्तलिफ जेलों से भी 15,000 कैदी जेल तोड़कर भाग गए और उन्हें 48 घंटों में नाज़रीन ड्यूरिंग दिस टाइम मुजाहिरीन को फिर मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। अबूरी हुकूमत बनाने का अमल भी शुरू हो चुका है और ताज़ा तरीन इतलात हैं कि नेपाल की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने अबूरी रहनुमा के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है और आमादगी का इजहार भी कर दिया है। इवेंचुअली इनएविटेबली इट्स ऑलवेज डायलॉग। कोशिश ये होनी चाहिए कि खूनी तशद्दुद और इस तरफ ना किसी को जाने दिया जाए, ना खुद कोई जाए, और बल्कि सियासत में इतनी गुंजाइश पैदा कर ली जाए कि बातचीत के ज़रिए ही तब्दीली लाई जा सके। आज के लिए इजाज़त दीजिए। I'll see you all on Monday. Good night. अल्लाह हाफ़िज़।